आइए आज हम बात करते हैं राई सिंड्रोम की। ठीक है, देखिए राई सिंड्रोम क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंट्रो में बताया गया कि ये रेयर कंडीशन होती है और ऑफन फेटल चाइल्डहुड हिपैटिक इंसेफेलोपैथी होती है। ठीक है, तो ये रेयर ऑफन फेटल चाइल्डहुड हिपैटिक इंसेफेलोपैथी होती है। और देखिए हम यहाँ पे आपको पूरा बताते पहले होता क्या है। देखिए अगर हम चिल्ड्रंस में एस्पिरिन देते हैं ना, और एस्पिरिन दे रहे हैं और यहाँ पे कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन में जो एस्पिरिन के मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, ये मेटाबोलाइट्स बीटा ऑक्सीडेशन के जो एंजाइम्स हैं इसको कम कर देते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको ओवरऑल बता रहे हैं, फिर यहाँ पे हम थ्योरी पे आपको लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बताएं कि अगर चिल्ड्रन में वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन में हम यहाँ पे एस्पिरिन दे दिए, तो ये जो एस्पिरिन के मेटाबोलाइट्स होंगे, ये मेटाबोलाइट्स बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। और जब इसके एंजाइम इनहिबिट हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमको एटीपी डिप्लेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन ये हो नहीं पाएगा, और जब बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमको एटीपी डिप्लेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और एटीपी डिप्लेशन की वजह से हमको बहुत सारी परेशानी देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे पैथोफिजियो में मैंने बता दिए कि जब एस्पिरिन हम देंगे तो इसके मेटाबोलाइट्स जो होंगे ये बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम को रिवर्सिबली इनहिबिट कर देंगे। इस वजह से क्या होगा कि वाइड सेपरेट माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वाइड सेपरेट माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज देखने को मिलेगा एस्पिरिन की वजह से। और यहाँ पे जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएंगे तो एटीपी का डिप्लेशन हो जाएगा, और जब एटीपी का डिप्लेशन होगा तो ऑर्गन एनर्जी फेलियर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो एनर्जी कहां से मिलेगी, तो ऑर्गन एनर्जी फेलियर देखने को मिलेगा। इसी वजह से मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होता है, सबसे पहले लिवर का इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर ब्रेन का, फिर किडनी और हार्ट। ठीक है, तो लिवर और ब्रेन ये अर्ली इन्वॉल्वमेंट होते हैं। कैसे होते हैं भी आगे हम पूरा बात करेंगे। हम पहले आपको ओवरऑल बता दिए कि एस्पिरिन जो होता है इसके मेटाबोलाइट्स वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन में ये बीटा ऑक्सीडेशन को डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, ये देखिए बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पे जब ट्राइग्लिसराइड बन जाता है और जब ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन होता है तो देखिए फ्री फैटी एसिड में ब्रेकडाउन होता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इसका ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज करता है फ्री फैटी एसिड में। और फिर फ्री फैटी एसिड यहाँ पे देखिए फैटी एसाइल को सिंथेटेज की मदद से ये फैटी एसाइल को में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही देखिए हमको यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये फैटी एसाइल को ए जो है, ये फैटी एसाइल को ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है और यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन चलती है। और देखिए बीटा ऑक्सीडेशन से देखिए 108 एनर्जी, और नेट की हम बात करें तो 106 एनर्जी मिलती है। और ऐसा क्यों होता है हम पीछे भी बात करके आ चुके हैं। तो देखिए हम बताया कि जब यहाँ पे ये फैटी एसाइल को सिंथेटेज वर्क करता है इस फैटी एसिड पे, तो यहाँ पे 2 एटीपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 2 एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो पता चला कि 2 एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हो गई और 108 टोटल प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, तो आप ये बायोकेम के टॉपिक में जाके देखिएगा, इसमें हम अच्छे से समझाए हैं कि ये 108 एटीपी कैसे प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये 108 एटीपी में से 2 एटीपी ये आपकी यहाँ पे यूटिलाइज होगी, 106 एटीपी यहाँ से मिल जाती है। लेकिन जब ये बीटा ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं तो ये 106 एटीपी डिप्लीट हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे हमको देखिए, यहाँ पे हम बताएं, यहाँ पे हम बताए थे ना कि एटीपी का डिप्लेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज हुआ। और यहाँ पे देखिए अब हम देख लेते हैं थ्योरी में क्या बताया गया। तो एसोसिएटेड विद वायरल इन्फेक्शन दैट हैज बीन ट्रीटेड विद एस्पिरिन। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है और अगर उसको हम एस्पिरिन से ट्रीट कर दे रहे हैं तब हमको राई सिंड्रोम देखने को मिलता है। और राई सिंड्रोम में क्या होता है पैथोफिजियो पूरी आपको बता दिए। और ये देखिए कौन से वायरल इन्फेक्शन स्पेशली कॉज करते हैं, तो देखिए वारिसिला जोस्टर वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, ये 2 वायरस स्पेशली राई सिंड्रोम कॉज करते हैं अगर इनको ट्रीट किया जाए एस्पिरिन से। ठीक है, तो देखिए वारिसिला जोस्टर वायरस इसको हम HHV3 बोलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट देखिए चिकन पॉक्स कॉज करता है। ठीक है, चिकन पॉक्स कॉज करता है। और यही वारिसिला जोस्टर वायरस ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन में ये लेटेंट रहता है, और अगर इसका रीएक्टिवेशन देखने को मिलता है तो इसको हम शिंगल्स बोलते हैं। देखिए शिंगल्स हमको देखने को मिलता है, देखिए शिंगल्स है। और ये T3 to L3 के बीच के डर्मेटोम्स में मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको इसलिए बताते चल रहे हैं ना ताकि आपको याद रहे कि हाँ इस तरीके से है। तो ये हो गया हमारा वारिसिला जोस्टर वायरस। वारिसिला जोस्टर वायरस को हम अगर एस्पिरिन से ट्रीट कर रहे हैं तो हमको राई सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इसी तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसको भी अगर हम एस्पिरिन से ट्रीट कर रहे हैं ना तो हमको राई सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, देखने को तो मोस्टली वायरस में देखने को मिलता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली बताया जा रहा है, स्पेशली हमको इन दोनों में देखने को मिलता है। और इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में हमको मालूम है कि यहाँ पे देखिए हीम एग्लूटिनिन ये प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे देखिए न्यूरोमाइनाइडेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हीम एग्लूटिनिन इससे ये चिपक जाता है और इसके जरिए न्यूरोमाइनाइडेज के जरिए ये इन्फ्लुएंजा वायरस बॉडी से बाहर आता है। और जब यहाँ पे देखिए इस इन्फ्लुएंजा वायरस को ट्रीट करने के लिए हम ओसेल्टेमावीर देते हैं। ठीक है, ओसेल्टेमावीर ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन्फ्लुएंजा वायरस में। और ये क्यों होती है, क्योंकि ये न्यूरोमाइनाइडेज को इनहिबिट कर देती है। इस वजह से ये जो सेल अफेक्ट हो गए हैं उससे बाहर वायरस नहीं आ पाता है, क्योंकि न्यूरोमाइनाइडेज जो है इसी की मदद से वायरस सेल के बाहर जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे बता दिए
सिर्फ रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए हमें बता दिया कि वर्सिला जोस्टर वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस दोनों के स्पेशल 2-3 पॉइंट हम बता दिए, और इन दोनों के कंडीशन में हमको राई सिंड्रोम स्पेशली देखने को मिलता है, और दूसरे वायरल इन्फेक्शन में भी अगर हम एस्पिरिन से ट्रीट कर रहे हैं तब भी हमको राई सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये मैकेनिज्म बताया कैसे कि एस्पिरिन मेटाबोलाइट्स डिक्रीज बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन को एस्पिरिन के मेटाबोलाइट्स डिक्रीज कर देते हैं, कैसे? तो बताया गया बाय रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। तो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो है उसको रिवर्सिबली इनहिबिट कर देते हैं, इस वजह से बीटा ऑक्सीडेशन कम हो जाता है। और हम आपको यहाँ पे पूरा दिखा दिए कि बीटा ऑक्सीडेशन जब कम होगा तो ये जो है 106 एटीपी जो हमको मिल रही थी ये नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई थी। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसे डिक्रीज होगा। और उसके बाद हमको फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी। देखिए फाइंडिंग या प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, तो फाइंडिंग में देखिए सबसे पहले हमको माइटोकॉन्ड्रियल एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो हो गए ये इनहिबिट हो गए। तो सबसे पहले देखिए हमको माइटोकॉन्ड्रियल एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगी, वही है कि डिफेक्टिव बीटा ऑक्सीडेशन डिफेक्टिव हो जाएगा और एनर्जी प्रोडक्शन भी डिफेक्टिव हो जाएगा। हम आपको पूरा मैकेनिज्म बता के आ चुके हैं। इसके अलावा देखिए हमको फैटी लीवर देखने को मिलेगा। और ये फैटी लीवर क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाएं, फिर से दिखाएं, ये देखिए बीटा ऑक्सीडेशन जब रुक जाएगा तो यहाँ पे देखिए जो ट्राइग्लिसराइड बना था इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो ये फैट लीवर में ज्यादा से ज्यादा स्टोर होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्टोर होगा। इसी वजह से हमको फैटी लीवर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ बताया कि ड्यू टू इम्पेयर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो फैटी एसिड के इम्पेयर्ड ऑक्सीडेशन की वजह से हमको फैटी लीवर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए माइक्रोवेस्कुलर फैटी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो माइक्रोवेस्कुलर फैटी चेंज देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा देखिए हमको यहाँ पे हाइपर अमोनीमिया देखने को मिलेगा। और हाइपर अमोनीमिया क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पे देखिए ये जो हमारी यूरिया साइकिल होती है, यूरिया साइकिल देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, ठीक है। तो पार्शियली माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म दोनों जगह चलती है। और यूरिया साइकिल ही जो होती है ये बॉडी से अमोनिया को एक्सक्रीट करती है, ठीक है। तो यूरिया साइकिल बॉडी से अमोनिया को एक्सक्रीट करती है। और राई सिंड्रोम में क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम ये इनहिबिट हो गए रिवर्सिबली, ठीक है। तो इनहिबिट हो गए, इस वजह से ये वाला स्टेप जो है ये नहीं चलेगा, ठीक है। इस वजह से यूरिया साइकिल अफेक्टेड हो जाएगी। और देखिए हम बताएं कि यूरिया साइकिल ये खाली खाली लीवर में चलती है, ठीक है। ये स्पेशली लीवर में चलती है, एक्सक्लूसिवली लीवर में चलती है, ठीक है। इस वजह से और ज्यादा परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल एब्नॉर्मलिटीज हुई, इस वजह से यूरिया साइकिल कम हो गई। और दूसरा फैटी लीवर भी डैमेज हो रहा है, इस वजह से यूरिया साइकिल और ज्यादा कम हो जाएगी। इसी वजह से हमारी बॉडी से ये जो अमोनिया एक्सक्रीट हो रहा था यूरिया की फॉर्म में, ये अमोनिया अब एक्सक्रीट नहीं होगा, ठीक है। और जब अमोनिया एक्सक्रीट नहीं होगा तो अमोनिया हमारी बॉडी में ज्यादा होगा और हमको हाइपर अमोनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाइपर अमोनीमिया देखने को मिलेगा। और इसी वजह से देखिए हमको यहाँ पे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर देखने को मिलेगा। इसका भी हम मैकेनिज्म बता दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको ये भी समझने में आसानी होगी। तो देखिए जब हमारी बॉडी में हाइपर अमोनीमिया होगा ना, ये देखिए यहाँ पे हम ये ब्रेन समझो बनाए, ठीक है। तो ब्रेन बनाए हैं और ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर है, लेकिन ये अमोनिया जो होता है ना, ये NH3 अमोनिया ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। अमोनिया देखिए NH3 जो होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, लेकिन जब यही NH3 ये प्रोटॉन से बाइंड कर लेता है और NH4 बन जाता है, तब ये इसको नहीं क्रॉस कर पाता है। लेकिन यहाँ पे जब हाइपर अमोनीमिया की कंडीशन होती है तो ये अमोनिया NH3 ये अंदर आ जाता है। एक तो ब्रेन के अंदर देखिए, ब्रेन के अंदर भी अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है, और दूसरा बाहर से भी अमोनिया आएगा। और जब बाहर से अमोनिया आएगा तो देखिए ये अल्फा कीटोग्लूटरेट जो होता है ना, अल्फा कीटोग्लूटरेट इस अमोनिया के साथ कंबाइन होता है और यहाँ पे ग्लूटामेट बन जाता है, ठीक है। तो अमोनिया के साथ कंबाइन होता है और यहाँ पे ग्लूटामेट बन जाता है, और ये ग्लूटामेट फिर देखिए यहाँ पे ग्लूटामाइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ग्लूटामाइन में ये कन्वर्ट हुआ। अब जब हाइपर अमोनीमिया होगी ना तो ये साइकिल बहुत तेज चलेगी, ये बहुत ज्यादा होगा। तो जब ये बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्लूटामेट ज्यादा बनेगा और ग्लूटामाइन ज्यादा होगा। इस वजह से देखिए सबसे पहले हमको अल्फा कीटोग्लूटरेट की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। और जब अल्फा कीटोग्लूटरेट की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी तो देखिए हम यहाँ पे एक चीज और रिलेट कर दें। ये देखिए अल्फा कीटोग्लूटरेट, यहाँ पे देखिए ये है ना, अल्फा कीटोग्लूटरेट की डिफिशियंसी जाएगी तो यहाँ पे ये टीसीए में कम हो जाएगा, तो टीसीए स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। देखिए हम टीसीए वाले उसमें भी बताए थे कि हाइपर अमोनिया में अल्फा कीटोग्लूटरेट कम हो जाता है, और जब ये कम हो जाएगा तो टीसीए स्टॉप हो जाएगी। देखिए हम यहाँ पे यही बताए कि ये अल्फा कीटोग्लूटरेट कम हो जाएगा, इस वजह से टीसीए स्टॉप हो जाएगी, इस वजह से देखिए एटीपी प्रोडक्शन जो और कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बीटा ऑक्सीडेशन पहले से डिफेक्टिव है और यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटरेट की कम होने की वजह से यहाँ पे टीसीए भी डिफेक्टिव होगी, इस वजह से एटीपी डिप्रेशन और ज्यादा वॉश देखने को मिलेगा। और देखिए ग्लूटामेट ज्यादा हो गया, ठीक है। और जब ग्लूटामेट ज्यादा होगा तो ग्लूटामेट से ही यहाँ पे गाबा बनता है, इस वजह से गाबा जो है ज्यादा होगा और गाबा इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है, इस वजह से यहाँ पे आपको सीएनएस डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सीएनएस डिप्रेशन देखने को मिलेगा। और मेन पॉइंट हमारा जो है ये देखिए ग्लूटामेट जो होता है फिर अमोनिया को बाइंड करता है और ये ग्लूटामाइन में कन्वर्ट होता है।
और ये ग्लूटामाइन जो होता है ना, ये ऑस्मोटिक शिफ्ट कराता है, ठीक है। तो ग्लूटामाइन बाहर से देखिए ये फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगा, ऑस्मोटिक शिफ्ट कराएगा, इस वजह से हमको सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलता है, ठीक है। सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा, इसी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर ये इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा मेन बताने का मकसद यही था कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यही चीज हो गई कि हाइपर अमोनीमिया होगा, और हाइपर अमोनीमिया की वजह से हमको इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा। हम पूरा मैकेनिज्म आपको बता दिए, और इसके अलावा हाइपर अमोनीमिया की वजह से हमको सीएनएस डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा, और एटीपी का प्रोडक्शन और ज्यादा कम देखने को मिलेगा, ठीक है। एटीपी की प्रोडक्शन और ज्यादा देखने को मिलेगी यानी, ठीक है, क्योंकि टीसीए भी स्टॉप हो गई, ठीक। तो ये चीज हो गई। और उसके अलावा देखिए हमको हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, और हाइपोग्लाइसीमिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इंपेयर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसमें लीवर और माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज होने की वजह से इंपेयर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस देखने को मिलेगी, इसी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। और देखिए हमको वॉमिटिंग, हिपेटोमेगैली और कोमा, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और ये क्यों देखने को मिलेगा, तो देखिए हम बताए ना कि यहाँ पे हमारा लीवर जो होता है ये फैटी लीवर हो जाता है, तो यहाँ पे ये कि हिपैटिक फेलियर या इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से हमको ये वॉमिटिंग, हिपेटोमेगैली और कोमा ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा तो इस वजह से हमको कोमा का चांस देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे सीएनएस डिप्रेशन और एटीपी प्रोडक्शन सब कम हो जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे कोमा का चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमको राइट सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे बताया गया कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। तो मॉर्बिडिटी भी इंक्रीज होगी और मोर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। देखिए इतनी सारी कंडीशन बता दी, इतनी सारी पैथोलॉजी एक साथ देखने को मिलती है, तो ये सब देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा देखिए हमको रीनल एंड कार्डियक फेलियर में ऑल्सो अकर, तो यहाँ पे रीनल और कार्डियक फेलियर भी देखने को मिलेगा। जैसा कि शुरू में हम पैथोलॉजी में आपको पैथोफिजियोलॉजी में बता के आए कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिवर इन्वॉल्व होता है, उसके बाद ब्रेन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइपर अमोनीमिया वाली कंडीशन आती है, ठीक है। सबसे पहले लिवर इन्वॉल्व होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले लीवर इन्वॉल्व होंगे इसी वजह से। और फिर इसी वजह से जब लीवर इन्वॉल्व हो गए हमको हाइपर अमोनीमिया देखने को मिलेगा, इस वजह से हमको ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, और बाद में फिर हमको किडनी और हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा आपको ये मैकेनिज्म बता दिए। अब देखिए यहाँ पे इसको याद कैसे करना है। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए एक चीज और है कि अवॉइड एस्पिरिन इन चिल्ड्रेन एक्सेप्ट इन कावासाकी डिजीज, कि इससे बचने के लिए, नहीं राई सिंड्रोम से बचने के लिए हम चिल्ड्रंस में एस्पिरिन को अवॉइड करते हैं, एस्पिरिन नहीं देते हैं, लेकिन कावासाकी डिजीज में हमको देना ही पड़ता है, ठीक है। कावासाकी डिजीज में हमको देना ही पड़ता है। और ये कावासाकी डिजीज क्या है, ये देखिए मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस है, और इसमें ये एस्पिरिन जो है ना यही ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो एस्पिरिन ड्रग ऑफ चॉइस है, इस वजह से कावासाकी डिजीज में हम एस्पिरिन देते हैं, और कावासाकी डिजीज के अलावा हम चिल्ड्रंस में एस्पिरिन नहीं देते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको ऐसे याद रखेंगे कि अवॉइड एस्पिरिन इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट इन कावासाकी डिजीज, एएस से याद रखेंगे। देखिए एएस से यानी एस्पिरिन, ये हम कावासाकी डिजीज में देंगे, इसके अलावा हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए कावासाकी डिजीज में हमारी आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन और एस्पिरिन जो होती है यही हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। तो इस वजह से कावासाकी डिजीज को यहाँ पे बता दिया गया। और यहाँ पे देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट हम बताएं कि अगर कावासाकी डिजीज होता है ना और इसका रिस्क बहुत ज्यादा है पेशेंट में, तो यहाँ पे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए लाइफ लॉन्ग एस्पिरिन चलाते हैं, ठीक है। देखिए एस्पिरिन कितना इंपॉर्टेंट है कावासाकी डिजीज में। देखिए यही कावासाकी डिजीज में ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको लाइफ लॉन्ग चलाना पड़ रहा है, यही ड्रग ऑफ चॉइस है। जबकि और दूसरी कंडीशन जो है उसमें हम एस्पिरिन नहीं दे सकते बच्चों में, ठीक है। तो बच्चों में हम एस्पिरिन नहीं दे सकते, सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो है कावासाकी डिजीज, और वहां पे वो भी ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो ये चीज हमको याद रखना है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। और उसका तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि याद करने का तरीका क्या है कि सैलिसिलेट्स आर नॉट अ रे ऑफ सनशाइन फॉर किड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही बताया गया कि सैलिसिलेट्स ये रे ऑफ सनशाइन किड्स के लिए नहीं है, मींस किड्स की जिंदगी में रोशनी पैदा करने के लिए हम सैलिसिलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह हम बताएं, और ये याद करने का तरीका है। तो ये सैलिसिलेट्स यानी एस्पिरिन, ये सैलिसिलेट्स का एग्जांपल है। तो एस्पिरिन राई सिंड्रोम कॉज करता है, और क्या कॉज करता है इसको हम शाइन से याद रखेंगे। देखिए इससे हो गया स्टिएटोसिस ऑफ लिवर या हिपेटोसाइट, ठीक है। तो लिवर या हिपेटोसाइट की हमको स्टिएटोसिस देखने को मिलेगी, एस से ये हो गया। और एच से देखिए हाइपोग्लाइसीमिया और हिपेटोमेगैली, ठीक है। तो जब यहाँ पे फैट का एक्युमुलेशन होगा तो हमको हिपेटोमेगैली देखने को मिलेगी, और हाइपोग्लाइसीमिया बताया कि यहाँ पे इंपेयर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस देखने को मिलेगा, इस वजह से हमको हाइपोग्लाइसीमिया और हिपेटोमेगैली देखने को मिलेगी। और आई से देखिए इन्फेक्शन, वरिसिला जोस्टर वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके केस में हमको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आई से हो गया। और एन से देखिए नॉट अवेक, यानी यहाँ पे हमको कोमा देखने को मिलेगा। देखिए हमें पता है कि यहाँ पे हमको कोमा देखने को मिलता है। और इंसेफेलोपैथी एंड डिफ्यूज सेरिब्रल एडिमा, और यहाँ पे इंसेफेलोपैथी और डिफ्यूज सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा, ये ई से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पता क्यों इंसेफेलोपैथी और डिफ्यूज सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलता है, पूरा हम आपको बता दिए। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये राई सिंड्रोम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। राई सिंड्रोम में देखिए हम इंपॉर्टेंट बता दें, सबसे मेन चीज क्या है कि ये एस्पिरिन की वजह से होता है, आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है ये इनहिबिट हो जाता है, इस वजह से लीवर डैमेज होगा सबसे पहले। फिर यहाँ पे हाइपर अमोनीमिया वाली कंडीशन आएगी, और जब हाइपर अमोनीमिया वाली कंडीशन आएगी इस वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर वगैरह इंक्रीज हो जाएगा।
और इस वजह से हमको इंसेफेलोपैथी भी देखने को मिलेगी और बाद में यहाँ पे हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे बताए कि एस्पिरिन चिल्ड्रन के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, सिर्फ कावासाकी डिजीज है जिसमें हम एस्पिरिन दे सकते हैं। ठीक है, और एस्पिरिन देना पड़ता है क्योंकि एस्पिरिन यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना है और यहाँ पे साइन से इसके हम सारे फीचर याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा ये रेयर सिंड्रोम का टॉपिक कंप्लीट हो गया।